हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी वर डूइंग चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सो सबसे पहले इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आते हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेल्फ कंसेप्ट का। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है खुद के बारे में हमारा क्या कंसेप्ट है, हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं, क्या आइडियाज होल्ड करते हैं हम अपनी कॉम्पिटेंसीज के बारे में और अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, मतलब हम किस चीज में कॉम्पिटेंट है, किस चीज में अच्छे हैं और किस चीज में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो किसी एक डोमेन में लाइफ के, बट दूसरे डोमेन में वहां पे कुछ नेगेटिव सेल्फ एस्पेक्ट हो सकता है। फॉर जैसे कि मान लीजिए आपने बोला दैट आई एम अ वेरी गुड सिंगर, ठीक है, तो वहां आपका पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, बट आई एम वेरी बैड एट कैलकुलेशंस, मतलब कि उसमें हमारा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सो ओवरऑल सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हमारा व्यू है, हम अपने आप को ओवरऑल कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे देखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारी पॉजिटिव्स की लिस्ट ज्यादा लंबी है या हमारी नेगेटिव्स की लिस्ट ज्यादा लंबी है। अगर आपको अपने अंदर पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं कि नहीं, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, मैं अच्छा गाता भी हूँ, मुझे गिटार बजाना आता है, एंड जो भी ऑल भी लिस्ट है, अगर पॉजिटिव की लिस्ट ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब आपका ओवरऑल खुद को देखने का जो नजरिया है, जैसे आप आपको परसीव करते हैं अपने आप को, तो आपका ओवरऑल पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्कूल में भी डांट पड़ती रहती है, मुझे मम्मी पापा से भी डांट पड़ती रहती है, सिबलिंग्स को भी परेशान करता रहता हूँ, ठीक है, और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आपको लगता है कि नेगेटिव की लिस्ट ज्यादा लंबी है तो इट सिंपली मीन्स कि आपका जो ओवरऑल सेल्फ कंसेप्ट है वो अपने लिए थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव हम सभी इंसानों में होते हैं, लेकिन हमारा सेल्फ कंसेप्ट किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि लिस्ट किसकी ज्यादा लंबी है। अगर हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए ज्यादा लंबी है तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट अगर आपको किसी और का जानना है तो वो कैसे जान सकते हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज मेथड होता है वो होता है आस्किंग पीपल अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो हमसे पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, अपने पॉजिटिव्स अपने नेगेटिव्स के बारे में जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप बताते हैं, तो इसका मतलब आप अपने सेल्फ कंसेप्ट को बता रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? जब हम दूसरों को तो बहुत जल्दी जज करते हैं, राइट, बट हम सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हमारे अपने आप को लेके क्या जजमेंट है, क्या वैल्यू है, ठीक है। वी ऑलवेज हैव हमें लगता है कि कुछ तो वैल्यू है हमारी, कुछ वर्थ है हमारी, तो हम किस चीज के लायक है, किस चीज का वैल्यू है, कि क्या वर्थ है हमारी, वो सेल्फ एस्टीम होती है, ठीक है, अपने बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दी, सेल्फ एस्टीम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि आई एम अ गुड फ्रेंड, ठीक है, या आई एम अ हेल्पफुल फ्रेंड, हेल्पफुल पर्सन। अब इसके आगे लिख दिया जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप इसमें से ट्रू को अगर चुनेंगे तो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को दर्शाता है। तो सेल्फ एस्टीम को देखने का क्या तरीका होता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उसके आगे ट्रू फॉल्स होता है और आपको स्टेटमेंट्स को टिक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि आपसे मैच करता है, कि यस यू थिंक, यू फील दैट यू आर अ गुड फ्रेंड, यू आर अ हेल्पफुल पर्सन और यू आर अ सेंसिटिव पर्सन। सो वो आपकी सेल्फ एस्टीम को दर्शाता है, बेसिकली आपको क्या लगता है आपके बारे में, ठीक है। जो सेल्फ एस्टीम है, ऐसा देखा गया है रिसर्चेस के थ्रू, स्टडीज इंडिकेट मतलब रिसर्चेस, जो साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्चेस किए वहां से पता चला है कि एज 6 to 7 ईयर्स तक बच्चों की सेल्फ एस्टीम डेवलप हो चुकी होती है, एटलीस्ट इन 4 एरिया में तो डेफिनेटली हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक कॉम्पिटेंसी मतलब अगर बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में तो उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाएगी दैट आई एम वेरी गुड एट स्टडीज, मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, या मैम मुझे स्टार देती है, या मैम मुझे हमेशा वेरी गुड लिखती है मेरी नोटबुक में, ठीक है। तो एकेडमिक कॉम्पिटेंसी। सोशल कॉम्पिटेंसी मतलब कि सोशल लाइफ कैसी है, फ्रेंड्स कितने हैं, इजीली फ्रेंड्स बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो अगर बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, बहुत बड़े फ्रेंड्स है, तो अरे मेरे पार्क में भी बहुत सारे फ्रेंड्स है, बच्चे बोलते हैं ना, है ना, और मेरे
स्कूल में भी बहुत सारे फ्रेंड्स है, पूरी क्लास मेरी फ्रेंड है, ऐसे बच्चे बातें करते हैं। तो मतलब सोशल कॉम्पिटेंसी में भी उनकी सेल्फ एस्टीम हो चुकी होती है, दैट आई एम अ वेरी सोशल पर्सन एंड आई एम एबल टू मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त है। देन आता है एथलीट कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस। एथलीट कॉम्पिटेंस मतलब जैसे आई रन वेरी फास्ट, ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की अपने बारे में कंसेप्ट होना, दैट इज एथलेटिक कॉम्पिटेंस। अपनी फिजिकल एबिलिटी के बारे में पता होना, फिजिकल कॉम्पिटेंस के बारे में पता होना। एंड देन कम्स लास्ट इज द फिजिकल अपीयरेंस, दैट यू नो जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं अरे यू लुक सो हैंडसम और यू आर सो प्रिटी और यू आर सो ब्यूटीफुल, गर्ल्स के लिए बोलते हैं। सो वहां से उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप शुरू होता है कि ओके आई लुक वेरी स्मार्ट, आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन, या आई लुक वेरी हैंडसम, आई एम अ स्मार्ट बॉय। तो इस तरीके से फिजिकल, तो इस 6 से लेके 7 साल तक बच्चों में इन 4 डोमेन्स में लाइफ के डेफिनेटली उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो चुकी होती है। नाउ अगर चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी लो सेल्फ एस्टीम है चारों के चारों एरियाज में, मतलब कि अगर एकेडमिक में भी वो पुअर हैं, फर्स्ट नहीं आते हैं या बेयरली पास करते हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई ट्रॉफी, कोई मेडल्स या कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं। छोटे बच्चों के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनके लेवल के ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं या रेस होती है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस। तो अगर किसी बच्चे का देखा गया है कि अगर सब एरियाज में लो सेल्फ एस्टीम होती है, तो उनके चांसेस हाई होते हैं कि उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरीके का बिहेवियर वो लोग शो करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है इंटरैक्ट करता है अपने पेरेंट्स से, तो वहां पे पॉजिटिव पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बच्चों को क्या चीज चाहिए होती है? बच्चों को चाहिए होता है एक्सेप्टेंस। अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए द वे दे आर, देन दे फील दैट आई एम वर्थ एंड आई एम कॉम्पिटेंट, यू नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स उनकी बोले कि कोई बात नहीं अभी फर्स्ट नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना, फर्स्ट आओगे, यू आर यू आर अ गुड बॉय, ऐसी बात नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं कुछ है, तो मतलब बजाय डांटने के, बजाय स्कोल्ड करने के और नेगेटिव कमेंट्स देने के, उनको पॉजिटिवली हम अगर पेरेंटिंग दें तो उनकी सेल्फ एस्टीम जो है हम डेवलप कर सकते हैं इन पॉजिटिव वे, हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप हो सकती है, ठीक है। देन आता है थर्ड है आपका सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या बताता है? सेल्फ एफिकेसी बताता है इंडिविजुअल्स बिलीव अबाउट देयर इफेक्टिवनेस, मतलब the expectation that one can master a situation or produce positive outcomes। बेसिकली सेल्फ एफिकेसी बात करता है इस भरोसे के बारे में, इस विश्वास के बारे में कि आपको क्या लगता है कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। ये बेस है बैंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी पे, जिसको हम SLT भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो ये बैंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेस्ड है। चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स जो है उन्होंने सोशल लर्निंग जो थ्योरी बैंड्यूरा ने दी थी, उसमें एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, एक रूम था फुल ऑफ टॉयज, ठीक है, उसमें टॉयज रखे हुए थे और टीवी पे एक वीडियो चल रहा था जिसमें एक एक्टर बोबो डॉल को, डॉल्स होते हैं इन्फ्लेटेड, ठीक है, हवा भरी हुई थी उस डॉल में, ऐसी डॉल को किक और पंच कर रहा था और थोड़ी टाइम वो वीडियो चला, उसके बाद वो बंद हो गया। ये सब कैमरा में, रूम में कैमरा रिकॉर्ड करके हम बच्चों का बिहेवियर रिकॉर्ड कर रहे थे बैंड्यूरा। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बच्चों ने भी टॉयज में वही ऐसा डॉल उठाया और उसको किक और पंच करना शुरू कर दिया। जो बिहेवियर उन्होंने टीवी में देखा था वैसे ही बिहेवियर उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद इमिटेट करना शुरू कर दिया। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, ठीक है, बिहेवियर को कॉपी करना शुरू कर दिया। तो वहां से उन्होंने सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट निकाला कि बच्चे जो है एडल्ट्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, बिहेवियर किस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और वहां से उनकी सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है कि मैं भी कर सकता हूं, आई कैन ऑल्सो डू इट, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कैसी अलाउ पीपल टू सिलेक्ट देयर एनवायरनमेंट, इवन कंस्ट्रक्ट द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन लाइफ। ऐसे जो लोग होते हैं जो बिलीव करते हैं कि भाई वो कर सकता है, वो 90% ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ,
ऐसे लोग कभी भी फेट को या किस्मत को दोषी नहीं ठहराते। वो हमेशा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेहनत करते हैं और वो यही बोलते हैं कि इफ समबडी एल्स कैन अचीव इट आई कैन अचीव इट टू। अगर कोई और लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है या ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इवन आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो डेवलप की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही होती है, हम डेवलप कर सकते हैं। अगेन कैसे, हमारे जो पेरेंट्स हैं और हमारे जो खुद की पॉजिटिव एक्सपीरियंस है वो हेल्प करती है हमें डेवलप करने में स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ कैसी। जैसे पेरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंड्यूरा की अगर थ्योरी से हम देखें, सोशल लर्निंग थ्योरी से, तो उन्होंने यही बोला था कि बच्चे कॉपी करते हैं बिहेवियर को। अगर कोई मदर है जो खुद रोज बाहर का खाना खा रही है या आउटसाइड फूड, जंक फूड खा रही है और वो अपने बच्चों को बोल रही है नहीं हेल्दी ईटिंग करो, सूप पियो, वेजिटेबल खाओ, तो ऐसे नहीं होगा कि बच्चा विल स्टार्ट ईटिंग दैट। बच्चे कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है, अगर आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल है और आप बच्चे को बोल रहे हो पढ़ लो, तो वो आपको लग रहा है कि वो पढ़ने बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पर ये बचपन की बात हो रही है। डोंट गो एंड स्टार्ट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स कि आप ऐसे हो इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सब बचपन की बातें हैं। बट अगर हम बचपन में जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स समझते हो, कम से कम 7 साल तक की एज, तो 7 ईयर्स तक, जो फर्स्ट फ्यू 5 to 7 ईयर्स तक की एज होती है, ये बच्चों की फॉर्मेटिव ईयर्स की एज होती है, मतलब फाउंडेशन ले कर रहे हैं हम, ये उनकी नींव रख रहे हैं। अगर इस टाइम पे आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे, आप वैसे बिहेव करोगे जैसा आप चाहते हो कि आपका बच्चा बने, तो चांसेस आर हाई कि उसमें भी वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी। देन कम्स योर सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या बताता है हमें? सेल्फ रेगुलेशन बताता है रेगुलेट करना अपने बिहेवियर को और अपनी फीलिंग्स को भी, इमोशंस को भी। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना। जैसे पंखे को आप रेगुलेटर से रेगुलेट करते हो ना, कभी 5 पे चला रहे हो तो कभी 3 पे चला रहे हो, ऐसे ही खुद के बिहेवियर को रेगुलेट करना, कब हमें कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है। हर जगह नहीं होती गुस्सा दिखाने के लिए। अगर आपको आपके बॉस के सामने गुस्सा आ रहा है ये, तो दैट इज नॉट द प्लेस, तो वहां पे आप सेल्फ रेगुलेशन करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो सेल्फ रेगुलेशन एक स्ट्रांगली बोला जाए तो विल पावर होती है हमारी। ठीक है, कितनी स्ट्रांग हमारी विल पावर है। किस बात के लिए विल पावर? डिफर करने के लिए या ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, नीड्स के लिए, एक सेल्फ कंट्रोल होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, वो चैप्टर अभी आपका फिनिश नहीं हुआ है, आपका कोई एक टॉपिक रहता है वो चैप्टर फिनिश होने के लिए, और आपका मन कर रहा है नहीं मैं मोबाइल चलाता हूँ, अरे छोड़ना यार कल कर लेगा, मैं नहीं कर रहा अभी, ठीक है, टीवी देख लेते हैं, खेलने चले जाते हैं, इस तरीके से। तो आप उस टाइम पे अपनी विल पावर को यूज करोगे और बोलोगे कि नहीं, आई हैव टू स्टडी, क्योंकि ये मेरे 12th है, ये मेरा बोर्ड है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मार्क्स। तो उस समय सेल्फ कंट्रोल का आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज मतलब यू विल अप्लाई, ठीक है, यू विल अप्लाई सेल्फ कंट्रोल कि नहीं, ये चैप्टर फिनिश करने के बाद ही मैं उठूंगा, उससे पहले नहीं। तो दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जिन लोगों को दिक्कत आती है, वहां पे कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताए हुए हैं सेल्फ कंट्रोल के। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर। सबसे पहली चीज तो है अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और ये पता लगाना कि मुझे क्या, कौन सा बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेजी बहुत हो, प्रोकास्टिनेट करते रहते हो, प्रोकास्टिनेट मतलब चीजों को टालते रहते हो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, इस टाइम पे कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, इस तरीके से अगर आप टालते रहते हो, तो पहले तो आप अपने आप को ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बिहेवियर है जिसको बदलने की जरूरत है, मॉडिफाई करने की जरूरत है, और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसिप्लिन या पढ़ाई में आप टिक के बैठ के पढ़ना चाहते हो, तो उस चीज को, उस बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मतलब उसको मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले तो चीज है कि आप ये बात समझो कि किस बिहेवियर को चेंज करना है। सेकंड, सेल्फ इंस्ट्रक्शन। हम अक्सर अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं अभी अभी छोड़ो, अभी नहीं करना ये काम। ऐसा तो नहीं है कि जो भी हमारा मन करता है हम हमेशा 24 घंटे वही करते रहते हैं, बहुत बार हम अपने मन की नहीं भी सुनते हैं, राइट। तो वही काम आपको करना है। यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट यू आर द बॉस। ठीक है, आप डिसाइड करोगे कि आपको एनर्जी और टाइम और एफर्ट कहाँ लगाना है। तो अपने आप को उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका मन कर रहा है कि छोड़ो यार कल पढ़ लेंगे, उस टाइम पे अपने आप को बोलना है, अपने ब्रेन को बोलना है, नो यू डोंट हैव अथॉरिटी ओवर मी। तुमने डिसाइड करोगे कि अभी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मेरे एग्जाम्स है, मेरे बोर्ड के एग्जाम्स है, मेरा रिजल्ट है, आई विल डिसाइड कि मुझे कब क्या करना है और मुझे ये चैप्टर खत्म करना है या मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो मेरे को ये उसके करने के बाद ही मैं उठूंगा।
ठीक है। तो सेल्फ को इंस्ट्रक्शन देना, कोई और की इंस्ट्रक्शन की आपको जरूरत नहीं है बाहर से कि मम्मी बोले कि नहीं नहीं जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ उठोगे नहीं यहाँ से, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने बिहेवियर को आइडेंटिफाई करा, फिर हमने खुद को इंस्ट्रक्शंस दी, और इंस्ट्रक्शन अगर हमने फॉलो करी उसके बाद खुद को रिवॉर्ड भी दिया। मतलब कि अगर आपने खुद से जो प्रॉमिस किया था कि खुद पे कि ये चैप्टर फिनिश करने के बाद ही मैं उठूंगा और खेलने जाऊंगा या मोबाइल चलाऊंगा, और उसके बाद ही अगर आपने चैप्टर फिनिश होने के बाद ही मोबाइल को इंस्टाग्राम चलाया या जो भी अपना फोन देखा, तो उसके लिए रिवॉर्ड करना, जैसे मतलब आप पॉजिटिवली बोल सकते हैं अपने माइंड को, दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं चैप्टर खत्म करके ही उठा, आई कैन डू इट। तो पॉजिटिवली अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, जाके उस दिन आप एक आइसक्रीम खा सकते हो, चॉकलेट खा सकते हो, अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। यू कैन पैट योर सेल्फ ऑन द बैक कि मैंने जो सोचा था, मैंने जैसे सोचा था मैंने वैसे करा, ठीक है, मैंने चैप्टर खत्म होने के बाद ही उठा। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बार बार अपने आप को इंस्ट्रक्शन दोगे और फिर वो काम फुलफिल करने के बाद ही उठोगे, तो धीरे 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 माइंड को ट्रेनिंग होने लगती है, ठीक है, उसको हैबिट हो जाता है और फिर वो अपना काम खत्म करने के बाद ही फिनिश होके उठेगा, फिर मन भटकना आपका कम होता जाएगा विद टाइम। इसी के अंदर अब एक और चैप्टर छोटा सा टॉपिक आता है विच इज कल्चर एंड सेल्फ। कल्चर और सेल्फ का क्या मतलब है कि हमारा सेल्फ जो है कल्चर में कैसे इंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा इंडियन कल्चर है और दूसरा जो है वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर में जो सेल्फ है वहां रिलेटिवली फिक्स्ड है, मतलब वहां पे फिक्स्ड बाउंड्रीज है, ये मैं हूं और ये दूसरा इंडिविजुअल है, ठीक है। देयर इज कुछ वहां पे ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज फ्यूज हो रही है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बाउंड्री फ्यूज होती है मतलब मिल जाती है, ठीक है। किसके साथ? कॉस्मोस के साथ। कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स के साथ और दूसरे इंडिविजुअल के साथ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंब, कि मतलब पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो मतलब सेल्फ में हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है, उनमें भी भगवान बसते हैं, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है। और कॉस्मोस, ठीक है, वसुदेव कुटुंब मतलब पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। और कभी कभी हम सिर्फ इंडिविजुअल सेल्फ पे फोकस करते हैं, कि मेरा करियर एस्पेक्ट्स क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं लाइफ के, सक्सेस मेरे को अचीव करनी है लाइफ में, क्या मेरा आगे प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, सेल्फ पे, इंडिविजुअल सेल्फ पे। पर वेस्टर्न कल्चर में ऐसे कॉस्मोस का या वसुदेव कुटुंब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बोलते हैं मैं हूं और दूसरा उसकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं वो जो मर्जी करे, ऐसा। तो क्लियर डाइकोटमीज है मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन है सेल्फ किस किस के बीच में, सेल्फ और अदर्स के बीच में, अपने और खुद के बीच में और दूसरों के बीच में, मैन और नेचर के बीच में, ठीक है, कि मैन पुरुष और प्रकृति डिफरेंट है, कुदरत अलग है, नेचर अलग है और मैन अलग है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, ठीक है, और हम ये भी बोलते हैं कि नेचर और मैन में भी कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे तुलसी की पूजा होती है, विच इज प्लांट, है ना, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में उसको प्लांट की तरह देखते हैं। हमारे यहाँ काऊ की पूजा होती है और हम एनिमल्स को भी अपने से मतलब उनकी भी पूजा करते हैं, उनको ऐसे पत्थर वत्थर मारना, फालतू में हर्ट करना, इस तरीके की चीजें नहीं करते उनको एनिमल्स। और यहाँ पे हमारे जैसे वेजिटेरियन डाइट कितना प्रमोट किया जाता है कि एनिमल्स को दे आर ऑल्सो लिविंग, उनको भी जीने का हक है, उनको मार के मत खाओ, इस तरीके की चीजें। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, वहां काफी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, ठीक है, ग्रुप अलग एग्जिस्ट करता है और मैं अलग एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हम सब पीस और हार्मनी में एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, सब मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तेरा मेरा का, इतना नहीं है। तो एशियन कंट्रीज जिसमें इंडिया भी आती है, एशियन में ज्यादातर कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। कलेक्टिविस्टिक मतलब हम सबको जोड़ के साथ लेके चलते हैं, ठीक है, कि हमारा ऐसा नहीं है कि अपना अपना देखा और ये वो, बल्कि हम सबके साथ सोसाइटी के साथ मिलकर चलते हैं। पर वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, ठीक है, सोसाइटी में कुछ भी हो या अपना कुछ भी हो, वहां पे सब इंडिविजुअल अपनी लाइफ जीते हैं, इंडिविजुअल उस पर फोकस करते हैं, वहां पे उसमें सोसाइटी की कोई इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, आपको समझ आया, डू गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो कि आपको समझ आया in the comment section, and I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising. Bye.